सबसे पहले तो मैं आपका और सभी साथियों का स्वागत करता हूं। एक को जो महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता रहता है कि गौ पालन, बकरी पालन, भैंस पालन, इन तीनों का एक साथ पालन या किन्हीं दो का पालन, और किन परिस्थितियों में किसका पालन किया जाए और कैसे किया जाए, और किससे क्या बेनिफिट हैं और क्या नुकसान है। ये एक बहुत कॉमन सा प्रश्न है और जी उन लोगों के लिए खास तौर पर है जो कि जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि जिन्होंने जी ये काम किया हुआ है उनको तो पता है, लेकिन जी जिनको जी अनुभव नहीं है तो उनके लिए ये एक यक्ष प्रश्न है। तो आज जी इन्हीं विषयों पर और थोड़ा सा गहराई पर जाकर चिंतन करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो उसमें क्षेत्रवार कौ, कौन सी चीजें, कौन सा पालन किस क्षेत्र के लिए बेहतर होगा, या इसको हम हाइब्रिड तरीके से भी कर सकते हैं कि गाय और भैंस और बकरी तीनों पाल सकते हैं, या क्षेत्र के अनुसार ये निर्णय करना होगा, तो इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय ब्रिगेडियर साहब से कि ब्रिगेडियर साहब आए और इस विषय पर विस्तार से बताएं कि ये कैसे इसको समझा जाए और कैसे इसको आकलित किया जाए और कैसे इस पे काम किया जाए। धन्यवाद। जी सभी को नमस्ते। सभी को नमस्कार। आज का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो कंप्लीट पशुपालन से रिलेटेड है और किसान से तो सीधा रिलेटेड है ही, प्रकृति से सीधा रिलेटेड है। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एग्रीकल्चर और पशुपालन प्रकृति के विषय हैं। इनके बगैर प्रकृति ही नहीं है। तो आप जो दिया है, गोपालन, भैंस पालन, बकरी पालन, क्षेत्र वाइज अभिषेक ने बहुत बता दिया है। हम अलग अलग के इनको लेके पालें और या संयुक्त रूप से तीनों को पालें या दो को पालें, ये आगे होगा। अब मैं इसको जो अलग अलग कहा है, इसको मैं दो तरह से भी ले सकता हूँ, लेने की कोशिश करता हूँ। एक तो एक व्यक्ति करे, एक व्यक्ति इसको पालन करे, एक व्यक्ति या एक परिवार। दूसरा के कुछ संयुक्त रूप से करें, हम दो तीन चार परिवार, या हम जैसे हम सहकारिता में बात करते हैं, कोऑपरेटिव में बात करते हैं, कोऑपरेटिव से करें। ये विषय कोऑपरेटिव में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। हमारे नालंगे साहब ने कई जगह किया है और कर रहे हैं। मैंने उनका काम ऑन ग्राउंड देखा है, चाहे गाय का हो और चाहे बकरी का हो और भैंस का भी, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत और या अलग अलग में तो एक हो गया सिंपल गाय पालन। हमारे गाय पालन का ज्यादा महत्व है। वैसे हमारे यहाँ गाय विदेशी भी आई हुई है, कुछ क्रॉस ब्रेड भी है और हमारी देसी गाय भी है और उनकी 54 वैरायटी है। तो लेकिन फिर भी हम ज्यादातर पहले हम गाय का पालन, ज्यादा पालन कृषि के लिए करते थे। बैलों का ज्यादा उपयोग था। लेकिन अभी वो थोड़ा कन्वर्ट हो रहा है कि हमारे को गाय का पालन दूध के लिए करना है। अच्छी नस्ल की हमारे पास लिमिटेड है गाय, उनका भी मैं जिक्र करूंगा। दूसरा हमारा धार्मिक सांस्कृतिक इश्यू है बड़ा। तो गोपालन बहुत इंपॉर्टेंट है और कृषि का अभी भी है, क्योंकि गोबर और गौमूत्र तो कृषि के लिए वरदान है। और हमारी गाय का गोबर और गौमूत्र सबसे अच्छा है, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशनल गौपालन की विधि से है। कैसे हम पालते थे, क्या क्यों उसमें लार्ज बैक्टीरिया आए, क्यों वो जो वेस्ट चीज है वो बैक्टीरिया बाहर आके गोबर में से धरती के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये हमारा ट्रेडिशनल भी है। ये तो गौपालन हमारे देश में ऐसे किया जाता है। भैंस पालन हमारे देश में बेसिकली भैंस का डेवलपमेंट बाद में हुआ है। 100 साल पहले थोड़ा शुरू हुआ था, पर ये जो ओरिजिनल जैसे गाय है ऐसे नहीं है। गाय तो हमारी करीब करीब 32% तो पूरे वर्ल्ड की गाय जो हम्प वाली गाय है उसमें हमारे पास है। भैंस भी हमारे पास ही है ज्यादा, क्योंकि ये डेवलपमेंट यहाँ हुआ है। लेकिन उसका जोर दूध पे है और लास्ट में उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि गाय के अगेंस्ट फिर जब वो बूढ़ी हो जाती है या कोई दूध में या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको मांस के लिए बेच देते हैं। तो किसान उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट इसलिए हो रहा है,
वो क्वालिटी नहीं देखता कि दूध की क्वालिटी क्या है और गोबर की क्वालिटी क्या है। वो फिर ये देखता है कि ये तो बाद में भी मेरे को कुछ पैसे दे के जाएगी। तीसरा विषय है बकरी पालन। बकरी पालन को तो हम छोटे लोगों का बेसिकली हम बोलते हैं कि ये तो उनके लिए गाय है। मतलब छोटे छोटे जो पहले तो एक्चुअली आप पूछो तो जो थोड़े लोअर कास्ट के जो इस तरह के होते थे वो बकरी पालन का पहले धंधा वही करते थे। और हमारे जो बड़े किसान या इस तरह के लोग हैं जो हायर क्लास के, वो ये कहते थे कि ये तो हमारा धंधा ही नहीं है, चाहे बेनिफिट हो या ना हो। तो भेड़ बकरी पालन थोड़ा सा उनके हुआ है, पर एक छोटा रूप में एक गाय है ये, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और बेसिकली तो ये मांस के लिए पाली जाती है, लेकिन अभी कुछ वैरायटी डेवलप हुई है जो दूध के लिए भी, और इसका दूध तो बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गाय से भी अच्छा है, लेकिन उसमें एंटीवायरल कुछ सब्सटेंसेस एंटीबॉडीज हैं, वो जरूर वो अच्छा काम करती है, उसका प्रयोग बताएंगे। तो संयुक्त रूप से तो हम दो तरह से कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया, सहकारिता से काफी ग्रुप मिलकर कर सकते हैं। लेकिन गाय संयुक्त रूप से जो जिक्र करना चाह रहे हैं आप लेख जी इसमें, गाय हम अकेली कर सकते हैं या गाय भैंस दोनों कर सकते हैं। गाय बकरी भी कर सकते हैं और भैंस बकरी भी कर सकते हैं और तीनों भी कर सकते हैं, उस सिचुएशन के अनुसार है। जनरली मैं एरिया बताऊं, उत्तर भारत में भैंस और गाय ज्यादा पाली जाती है। उसके भी जिला डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग हो जाते हैं। पूर्वी भारत में बकरी, और वो भी ज्यादातर मांस के लिए पाली जाती है, जैसे कलकत्ता है, ब्लैक बंगाल छोटी सी बकरी है। और दक्षिणी भारत में गाय और बकरी भी पाली जाती है, और गाय का भी रोल है। पश्चिमी भारत में गाय भैंस दूध के लिए बेसिकली ज्यादा पाली जाती है। कुछ राजस्थान वगैरह में बकरी भी पाली जाती है। योजना व्यवसाय के लिए हमें क्या चाहिए? जो आप योजना बनाना चाह रहे हैं व्यवसाय योजना के लिए, हमें चाहिए पशु। पशु का चयन कहीं भी करो, उस एरिया के लिए वो पशु सुटेबल है या नहीं है। और पशु स्वास्थ्य बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं, एक बार स्वास्थ्य बिगड़ गया तो बहुत ज्यादा ये गवर्नमेंट संभालती है। और व्यापार बाजार ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह का कहाँ है, और वित्तीय सहायता भी किस में मिलती है। मैं बताऊंगा कि कुछ गवर्नमेंट हमारे गाय पालन और पालन में देती है। तो हमारे गाय पालन में एमपी 50% सब्सिडी दे रही है अभी। और उन्होंने तो ये पशुपालन का नाम भी गाय पालन रख दिया है, गाय का डिपार्टमेंट रख दिया। हरियाणा 25,000 पर गाय के हिसाब से देती है, बिहार में भी बहुत है, हर एक राज्य थोड़ा तो उसका देता है। भैंस पालन में भी हरियाणा जैसे में ये तो इधर ज्यादा है, तो उसमें सब्सिडी देती है। और बकरी पालन में राजस्थान तो 50 लाख तक एक बड़ा सा प्रोजेक्ट के रूप में देता है। मैंने 12 डिस्ट्रिक्ट है इसमें, राजस्थान में अलवर से आगे इस तरफ मैंने एक प्रोजेक्ट में मदद की है, और वो प्रोजेक्ट सबमिट हुआ है। जो आप सहकारिता की बात कर रहे हैं, उस जैसा एक प्रोजेक्ट बना के दिया है, 2 करोड़ का सैंक्शन हो गया है, वो बहुत अच्छा चल रहा है। वहाँ 15 ब्लॉक में हमने हर एक गांव में 15-15 बकरियां उनको दी है, किसानों को जो मिलके बकरी पालक हैं। और ऐसे ही 15 ब्लॉक लिए हैं, और इस तरह की स्कीम की है कि हम उनका दूध लेंगे, हम उनको नस्ल सुधार में, सिरोही नस्ल ली है हमने, हम उसका नस्ल सुधार में मदद करेंगे। क्योंकि सांड हम दे उनका उनका बक हम दे रहे हैं, 15 के लिए एक, 15 के लिए एक, उसी इस तरह का सुधार कर रहे हैं। और वो प्रोजेक्ट अब ये काफी अच्छा चल रहा है, काफी फायदा हो रहा है। उनका मार्केटिंग, उनका ट्रीटमेंट, जैसे हमारे सहकारिता में हम लोगों ने गाय के लिए प्लान किया है, तो उनका मार्केटिंग, दूध का, स्पेशली दूध का जो प्रोसेस होकर बोतलों में पैक करके रोज जाएगा, स्पेशली दिल्ली की तरफ आएगा, जहाँ जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें उनकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, काफी महंगा बिकता है। और फिर उनका बाद में उनका कलिंग होगा या क्या होगा, और कैसे आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट जनरेशन आई है उसको कैसे पालन करना है। तो ये एक प्रोजेक्ट ऐसे रूप में हमारी सहकारिता भी कर सकती है। ये बकरी के लिए तो मैंने
उसमें मदद की है। मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन टेक्निकली वो लोग मेरे पास आए और वो मदद किया। अभी लाभ क्या है गोपालन का, आप सभी जानते हैं। सबसे बड़ा लाभ है सभी पालन का, पशुपालन का ही मैं इकट्ठा ले लेता हूं। सबसे बड़ा लाभ है पोषण पदार्थ मिलना। दूसरा लाभ है प्रकृति का, मिट्टी का संरक्षण। और तीसरा आर्थिक फायदा होता है। और चौथा रोजगार। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट मेरी नजर में, पशु कल्याण। अभी हम आपको एक मैं इंसिडेंस बताऊं, घोड़े और ऊंट भी जैसे जानवर, खच्चर जैसे जानवर, गधे जैसे जानवर अभी कोई पालन नहीं कर रहा। वो बने हैं खेती के लिए, लेकिन लोग उनका मीट के लिए इधर उधर भेज रहे हैं। ऊंट को तो उसका कहते हैं कि इसमें डायबिटीज के लिए इसका दूध अच्छा है, तो उसको दूध के लिए पाल रहे हैं। अरे भगवान ने उसको रेगिस्तान में काम करने के लिए भेजा है। हम हमारे डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब वो काम तो रहा नहीं, अब इसको दूध के लिए दवाई के लिए रखो। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है, पशुपालन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इंडिविजुअली लाभ हम तो मैंने बता ही दिया। भारतीय संस्कृति में गाय गाय का हम अलग से लेते हैं, तो वो दूध के लिए पाली जाती है। गोबर और बैल का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन जो दूध की गाय है वो साहिवाल, थारपारकर, गिर, इस तरह की है। और चुनौतियां क्या हैं पशु ओवरऑल पशुपालन में? चुनौतियां ये है कि चारे की बहुत कमी हो गई है। चारे की कमी इसलिए हो गई है कि एक तो ग्रेजिंग ग्राउंड और वो सब गोचर भूमि वगैरह तो सब कंक्रीट के जंगल में बदल गई। तो उसकी दूसरा, हमारी टेक्नोलॉजी में हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमने गेहूं की वैरायटी डेवलप की जिसमें वो गेहूं तो ज्यादा होते हैं, लेकिन उसका फोल्डर, उसका टुकड़ा बहुत छोटा सा रह गया और उसकी क्वालिटी भी खराब हो गई। तो वो जो हमारा पुराने वाला गेहूं था वो 6 फुट बढ़ता था, और उसमें 4 इंच 6 इंच की जो भी बाली और गेहूं आता था, उसके बाद सारा गाय भैंस के लिए था। अब वो ही ना रहा। तो चारे की सबसे बड़ी समस्या है, कोई भी ये करेगा तो। बाकी पानी की कई जगह बहुत समस्या है, पानी पीने कोई नहीं मिलता। ये जंगली जानवरों के लिए भी ये काफी इम्पोर्टेंट है। और हमारी जो है, तो इस तरह का गाय के लिए करते हैं। और स्वास्थ्य की बीमारियां काफी है, काफी हद तक एनिमल हस्बेंड्री वेटरनरी ने कंट्रोल किया है कि वैक्सीन लगा लगा के कुछ बीमारियां हमने निकाल दी है। पर सबसे गंदी और सबसे खराब बीमारी आजकल ट्यूबरकुलोसिस सभी जानवरों में भी होती है और आदमी को भी आ जाती है। तो इस तरह ये ध्यान रखना। फिर बाजार में भी की भी खास एनिमल के लिए सुझाव नहीं है। तो हमारा सुझाव है कि आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाए इनके जो प्रोडक्शन में। जैसे गो संवर्धन है, ये बगैर आधुनिक टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकता है। और प्रशिक्षण किसानों का भी दिया जाए। अब मैं क्षेत्र वाइज थोड़ा सा बोल देता हूँ, क्योंकि टॉपिक में यही लिखा है। उत्तर भारत में गाय भैंस पालते हैं, और दक्षिण में मैंने ये बता ही दिया गाय भैंस है। पूर्वी में बकरी का ज्यादा है, स्पेशली वेस्ट बंगाल। पश्चिमी में बकरी भी है, गाय भी है। गुजरात, महाराष्ट्र में ये काफी अच्छा है। और क्षेत्र वाइज हमें देखना क्या है, जलवायु इंपॉर्टेंट है। गाय तो गर्म और ह्यूमिड जलवायु में सरवाइव कर लेती है, भैंस भी कर लेती है, और गाय ठंडे में भी कर लेती है। लेकिन पहाड़ी एरिया है तो बकरी ज्यादा यूजफुल है, और मैदानों में गाय भैंस ज्यादा यूजफुल है। लेकिन जो ये गर्म और ह्यूमिड एरिया है, और स्पेशली बारिश का एरिया है, वहां मैंने करोड़ करोड़ रुपए के बकरी के प्रोजेक्ट वेस्ट होते दिखे। गंगा किनारे बना लिया गढ़, और ये गढ़ मुक्तेश्वर वगैरह का एरिया था, वो मेरे एक दोस्त ने बना लिया। और वहाँ ह्यूमिडिटी इतनी रहती है कि बकरी के लिए सूटेबल ही नहीं है। तो उसमें फिर वो खैर हमने बाद में राजस्थान में शिफ्ट करा कर उसको बचाया। नहीं तो ये जो है ना सुटेबिलिटी और जो डिवीजन हमारे यहाँ किए हुए हैं, ये बहुत जरूरी है। और इनके अनुसार उस क्षेत्र में कौन सी नस्ल है, उस नस्ल के अनुसार भी आपने डेवलप करना है। अब जो हमारे ये 3 जानवरों का जिक्र आप करवाना करते हैं, इसमें गोट का अगर मैं जिक्र करूं तो गोट बेसिकली मीट के लिए है, और मीट के लिए
ब्लैक बंगाल कनी आडू तमिलनाडु में है, ब्लैक बंगाल बंगाल में है। और एक और ब्रीड आई है जो मीट में ज्यादा होती है, वो एग्जोटिक ब्रीड है, बोर है। उसका बहुत जल्दी, ये कहते हैं ना ब्रायलर में, पोल्ट्री में ब्रायलर मतलब जल्दी से मीट तैयार हो जाए। सुअर में भी ऐसा ब्रायलर, अब भैंस में भी ऐसा ब्रायलर आ गया है, और गोट में भी ऐसा ब्रायलर आ गया है। गाय बड़ी मुश्किल से बची हुई है, पर कुछ साउथ में गाय में भी वो सोचते हैं कि भाई वो फटाफट मीट के लिए फिट हो जाए, लेकिन हमारे देश में वो चल नहीं रही है। मिल्क के लिए भी बकरी भी में भी है, बारबरी है, हरियाणा और यूपी में, सूरती है गुजरात में, और एक झालावाड़ी हमारे किरण जी पटवर्धन जी और डॉक्टर सुभाष जालंकी जी मैंने देख आया, ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं वो ओरिजिनली ये ब्रीड, गुजरात से भी है, और ओरिजिनली ब्रीड राजस्थान से। ड्यूअल पर्पज की बकरियां बीटल है। ड्यूअल का मतलब दूध, और इसके लिए भी माला सारी केरल में है, और सुरती है राजस्थान में। कैटल में साहीवाल, गिर, रेड सिंधी, ये दूध के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छी हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसी हैं जो डुअल पर्पज के लिए है, जैसे हरियाणा वाली है, ओंगोल है, और कुछ बिल्कुल ही उसके लिए है, उनको तैयार करना पड़ेगा। अमृत महल है, हेलिकर है, ये इस तरह की कांकरेज है। और कांग्याम है, ये जो तमिलनाडु में, ये ड्राफ्ट के लिए ज्यादा है। तो ये तो खैर एक आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी जो मेन टॉपिक आता है वो ये है कि क्षेत्र वाइज हमें क्या और कैसे हमारे जो जो आप ये सहकारिता में कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। हम तीनों भी कर सकते हैं, हमारे किसान एक ही समिति में हम दो या एक कर सकते हैं। उस जानवर में वहाँ उस एरिया में कौन सा जानवर सूटेबल है, कौन से जानवर की ब्रीड सूटेबल है, और उसके लिए बंदोबस्त में आपका चारा, हेल्थ, ये सब हमारे उसमें करना चाहिए। मैं समझता हूँ ये एक जस्ट इंट्रोडक्शन है। अब आगे जो कुछ और लोग बोलें और कोई क्वेश्चन हो तो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रिगेडियर साहब। अभी हमारे बीच में कई सारे साथी जुड़े हुए हैं, तो इसमें सुमेर सिंह जी, अ, सुमेर सिंह जी आप जुड़े हुए हैं? सुमेर सिंह जी, अभी शायद वो नहीं जुड़े हुए हैं। देवदत्त गंगवार जी, देवदत्त गंगवार जी, जी भाई साहब, नमस्कार सभी लोगों को। नमस्कार। जो आज का विषय है, तो जो आपका क्षेत्र है, क्योंकि हम क्षेत्र के आधार पर लोगों के जो अनुभव है वो इकट्ठे कर रहे हैं। जो आपका जी, क्षेत्र आता है, रुहेलखंड का आता है, क्योंकि बरेली रुहेलखंड का हिस्सा है या तराई का हिस्सा हम बोले, तो गोलकंड का है। जी जी। तो इस क्षेत्र में जो पशुधन है, इसमें जी, गौपालन, भैंस पालन, बकरी पालन, इसमें कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से पशु का उपयोग होता है, कौन कौन से बेहतर हैं, कौन दिक्कत देते हैं, ये सारे थोड़ा सा आप बताइए हमें, हम सभी को। हमारे यहाँ गौपालन और भैंस पालन होता है। अच्छा, बकरी नहीं होता? बकरी नहीं होता है। बकरी उक्का दुक्का लोग हैं, बकरी पालन नहीं होता। विशेष तौर से हमारे यहाँ गाय गाय और भैंस है। अच्छा, हम्म। तो गायों की कौन सी ब्रीड है, और भैंसों की कौन सी ब्रीड ज्यादातर लोग रखते हैं, स्थानीय जो ब्रीड है? स्थानीय ब्रीड देसी है सब। गाय जो देसी हम्प में वाली गाय है वो देसी गाय है, प्योर देसी। देसी में और कौन सी है? देसी में 54 तरह के देसी गाय हैं। अब सर इसके बारे में तो हम नहीं जानते हैं। अच्छा, नहीं जानते? जी हाँ, वो हमारे पास जो देसी गाय, हम देसी गाय ये जानते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में घूम रही हैं, घरेलू जो जितनी गाय घूम रही हैं सब देसी गाय हैं। अच्छा, कुछ ऐसी हैं कि जैसे अस्पताल से जो ये आते हैं, गाभिन कराने वाले बच्चे घूम रहे हैं जहाँ तहाँ लेकर के हम्म मोटरसाइकिल घूमते हैं, तो उससे ब्रीड करवा देते हैं। तो वो हम्म। नस्ल हो जाती है चेंज, तो उसमें साहीवाल मिक्स हो जाती है।
अच्छा, साहिवाल और देसी का क्रॉस ब्रीड करा देते हैं। हाँ, वो क्रॉस ब्रीड होता है तो मिक्स हो जाती है। जैसे हमारे यहाँ एक बछिया है, हमारा अभी जो है, मैं इससे हाँ। अस्पताल से क्रॉस कराया था, तो लड़के को बुलाया, कंपाउंडर को, हम्म। तो वो क्रॉस हम्म। करके गया। तो जो हमारी जो बछिया है, 9 महीने की बछिया है, हमारी गाय बेउर देसी है, लेकिन जो बछिया हम्म। हमारी 9 महीने की हुई है वो बिल्कुल साहिवाल की तरह लग रही है। अच्छा, तो हम्म। ये क्रॉस ब्रीड हो गया, मतलब ब्रीड वो हो गया, बदल जी गया। जी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आपके लेकिन यहाँ ये था। एक गंगा तेरी है, सफेद गाय बहुत अच्छी। एक मेवाती है जो ब्रिज के आसपास होती है। जो सफेद गाय जिसको आप कह रहे हैं वो इस तरह की गाय है। और जी गवर्नमेंट ने बहुत सारी हरियाणा और थार पार कर आपके बड़े बड़े फार्म बनाए हैं। सागर में एक फार्म है जी। एमपी में। और इस तरह की आप जो आप सफेद गाय देख रहे हैं वो सारी हम्म। ही इस एरिया की गाय है। जिसमें गंगा तेरी स्पेशली बनारस के एरिया की, गंगा के किनारे किनारे सारी होती है। आपका गंगा के किनारे से दूर है। तो ये कृष्ण भगवान की जो सफेद गाय थी, इसको हम आजकल मेवाती कहते हैं, कोसी कहते हैं। ये हरियाणा से हम्म। मिलती हुई है। ये एक तरह की है। जो सफेद गाय ज्यादा है वो उसमें थार पारकर भी है, ये आपके पास है। और जो आप साहिवाल और इसका जिक्र कर रहे हैं, ये लाल रंग की गाय है। ये जी जी हमारी, जी, वो लाल रंग की है। हाँ, वो भी चलो भारतीय है। उन तक तो हम्म। ठीक है, पर विदेशियों से क्रॉस मत करवाया करो। धन्यवाद। ऐसा विदेशी है ही नहीं। हमारे यहाँ जो भी बीज है वो साहिवाल है। अच्छा, हाँ। साहिवाल है। तो अभी जी जी, एक साहिवाल है। जी प्रश्न ये है कि अ, जी। गाय पालन या भैंस पालन, किसान लोग किस पे जा रहे हैं ज्यादा? अब किसान लोग भैंस पे ज्यादा जाने लगे। भैंस पे ज्यादा जाने लगे। जी जी, गाय पे कारण, नहीं जा रहे हैं। कारण क्या क्या? कारण यह है कि गाय की बिक्री नहीं हो रही। गाय को दूध दूहते हैं, उसका मान लो बछड़ा हो गया तो बछड़ा छोड़ना पड़ रहा है, बछड़े को वह हम्म। उपयोग ही नहीं है। अब जो हम्म। बछिया हो जा रही है, तो अब गाय बढ़ते बढ़ते हर साल एक बच्चा देती है, तो वो 3 4 हो जाती है, तो खाने की दिक्कत है, चारे की दिक्कत की वजह से वो बछिया भी छोड़नी पड़ती हैं। अच्छा, तो हमारे बछिया भी यहाँ छोड़ दी जाती है? अब छोड़ देते हैं, क्या करें, चारे की समस्या की वजह से जो है छोड़ दे रहे हैं, बछिया भी छोड़ दे अच्छा, रहे हैं। बछिया तो 3 साल में दूध देने लगती है। हाँ, देने लगती है, लेकिन कोई पालता ही नहीं भाई। वही जैसे हमारे पास एक गाय है, तो हम्म। अब हम तो इसलिए पाल रहे हैं क्योंकि हम तो आपसे जुड़े हैं, तो हमें तो पता लगा है। हम्म। अब हमें तो गौमूत्र के लिए और गोबर के लिए पालना है, अपनी खेती के लिए, तो हम तो हम्म। उसको पाले हैं। हम तो 4 हो गई हमारी, 2 हम्म। बच्चे हो गए और 2 गाय हैं ऑलरेडी। तो हम तो अब जी। जितनी बढ़ती जाएंगे तो बढ़ती जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे हम तो। हम्म। जी। बढ़िया है। अब भैंस भैंस के लिए लोग इसी पालें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, हम्म। कि भैंस जो है, जितने भी पड़दा हैं तो वो कटरा बन जाते हैं, तो वो मांस के काम में, लास्ट में मांस के काम आ जाती है। शुरू में दूध देती रहती है, लास्ट में मांस के काम आ जाती है। पड़िया हो जाती है वो, फिर भैंस बन जाती है। पड्डा हो जाता है वो, मतलब इतनी कीमत में बिक जाता है वो, 15,000 16,000 का बिक जाता है 2 साल में ही। इसलिए उसमें प्रॉफिट ज्यादा है। हाँ। अब गाय को कोई ले ही नहीं रहा, गाय की बिक्री बंद है, तो गाय को केवल पाल रहे हैं। गाय को तो पहले दान किया करते थे हम लोग, लड़कियों में दान कर देते थे। अब तो लड़कियां भी नहीं ले जा रही हैं गाय, वो जी कह रही हैं, पापा भैंस दियो हमें। पहले गाय सही दान है। करते थे हम लोग। बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हैं। किसानों में ये है। जी। और इसमें एक 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 जो समस्या इन्होंने बताई वो शायद ये नहीं समझे हैं। हम्म। गाय का हमारे ये कानून पूरे देश के लिए एक नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है। किसान गाय हम्म। को इधर उधर से कहीं से लाता है। मैं खुद अफेक्टेड हूँ। गाय को हम्म। लाता है तो रास्ते में 10 आदमी रोक कर ये करते हैं। तो किसान इसलिए भी डरता है कि भाई गाय आएगी तो, और मैं इधर उधर भी ले जाऊंगा कहीं, तो मेरे को तो ये जी गोरख जी, सकी बिल्कुल पकड़ बिल्कुल ले। डॉक्टर साहब, कतई डॉक्टर साहब सटीक बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं अपनी भुक्तभोगी हूँ इस बात का, कि हमारे एक पंडित जी की गाय थी, वो गाय दूसरे गांव से, उनके ससुराल से आनी थी, और उन्होंने मेरी गाड़ी लेकर के गए। तो मेरी गाड़ी में गाय आई, तो रास्ते में जो जो सिपाही मिले, सारे सिपाहियों ने गाय को रोका। तो मैंने उनसे कहा कि मैं पीआरडी का जवान हूँ, और ये देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, और मैं फला थाने में हूँ। तो उस जरिए से मेरी गाड़ी को जगह जगह रोकते रोकते, और मेरी गाड़ी को चेक करते करते चले आए, और कह के आए। मैंने कहा ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा बात कर रहा हूँ मैं थाने से, और ये गाय जा रही है दान में, वहां से आई है ससुराल से, वहां जा रही है। तो वो गाय निकलने दी, वरना तो गाय निकलने ही नहीं दे रहे, हम्म। एक दूसरी जगह से ट्रांसफर नहीं होने दे रहे। इसमें एक बात और आ रही है
जी सर। वो ये बात है कि जैसे अभी लोग बछड़े बछियां छोड़ देते हैं और पूरे गांव में फिर गौशाला खोली जा रही हैं, अन्ना अन्ना गाय, अन्नू पशु, पता नहीं क्या क्या नाम दे के उनको वो किया जा रहा है। अभी जो पिछले 40-50 साल में जिस तरीके से जो बछड़े हैं वो जी अनुपयोगी हो गए। जी जी वो जी अनुपयोगी ऐसे हो गए क्योंकि अब बैल तो बनाए नहीं जाते। जी तो अब ऐसी स्थिति में ये जितने ये पशु हैं, ये कहीं ना कहीं ये एक जो लोग सोचते थे कि पहले हम इनको दे देंगे, कसाई ले जाएगा खा लेगा, अब उसमें भी थोड़ा जी सा सरकार की तरफ से जब वो लगाया गया कि वो जी। एक सेंसिटिव इशू है और एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पशु क्रूरता समाधान, अधिनियम जो है। हाँ, समाधान नहीं दिया गया। तो जी जी, समाधान अ, है। आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं, ये जी जो जी बछड़े को बैल बनाने की प्रक्रिया ये जी कब से शुरू होती है, आपको मालूम है? जी हाँ। हाँ, कैसे होती है? बछड़े को जब बैल बनाते हैं तो बछड़ा हम्म। जैसे शुरू में ही जो बच्चा होता है, तो शुरू में बच्चा होता है तो उसके अंड कोषों को फोड़ के उसको बधिया कर देते हैं, जिसे कहते हैं बधिया करना। मतलब पैदा होते ही? पैदा होते ही अंड कोषों को बधिया कर देते हैं, वो बच्चे से हो जाता है। तो बच्चे से जब हो जाता है तो उसके दर्द नहीं होता है। हम्म। तो वो उसके मतलब जो अंडकोष होते हैं वो मुलायम होते हैं। हम्म। तो उस समय आसानी से उसे दबाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ तो ये भी करते हैं कि लकड़ी के दो डंडे लेकर के, दोनों डंडों से लेकर के दबा के और जो है सूत देते हैं, मुलायम कर देते हैं, सारे अंडकोषों को फोड़ देते हैं। वो बैल को हम्म। बधिया करना कहते हैं हम लोग। हम्म। और उसके बाद जब बड़ा हो जाता है, जैसे 1 साल का 1.5 साल का हो जाता है, तो उसके दर्द बहुत होता है। उसके ऊपर गिरा के और उसको जो अंडकोषों को जो फोड़ते हैं डंडे से, तो उसके बड़ा हम्म। दर्द होता है। तो मतलब वो कठिनाई होती है उसके लिए। हम्म। तो वो जो फिर जो है बैल जब बढ़िया हो जाता है तो उसके बाद फिर वो गाय के मतलब का रहता नहीं, फिर वो उसको कोई मतलब नहीं होता है। और जो सांड जो होता है, तो हम्म। सांड बनने के बाद फिर वो जो है गाय को देख करके ऐसा भागता है। गाय पे को कोई भी हम्म। गाय मिल जाती है तो वो ये नहीं देखता है कि आप मरोगे या बैल के जो मतलब किसी उसमें जुआ में है तो जुआ टूटेगा या हल टूटेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर वो भागता हुआ जाता है सांड, गाय देख लेता है तो। हम्म। इसलिए तो उसे अभी बढ़िया करना आवश्यक अब होता है। एक एक बात यहाँ से आई, ये बात मैं इसलिए पूछ रहा था जी कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई हैं कि रोड के किनारे दो सांडों की लड़ाई और जी कोई मर गया, तीसरा मर गया। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे लिए थोड़े लिए देर के लिए मान लेते हैं कि बैलों मतलब कि बछड़ों की उपयोगिता नहीं रही। जी। अगर अगर लोग जो हैं इनको बदिया करके ही छोड़ दें, तो हम्म। ये जो सांड इतने आक्रामक रोड में घुमा करते हैं, ये बैल तो इतने जी आक्रामक होंगे नहीं। जी जी। मैं थोड़ा सा मेरा प्रश्न अजीब है, लेकिन नहीं एक नहीं, मैं समझ रहा हूँ। सोचने, मैं आपकी बात को पूरी तरह क्योंकि से जो समझ ये रहा हूँ। सांड है, अभी आप कुछ कहिए महीने पूरी बात। पहले की बात है, हाईवे जी जी में दो सांड लड़ रहे थे और एक मोटरसाइकिल वाला निकला और वो जी। लड़ते लड़ते उसकी चपेट में आ गया, मोटरसाइकिल वाला मर गया और सांड बच गए, सांड को कुछ नहीं हुआ। हम्म। तो हाँ हाँ ऐसी हाँ। स्थितियां जो बनी हुई हैं, ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सिरा पकड़ के जी कुछ ना कुछ तो सुधार किया जा सकता है। अगर हम सांडों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उनको बैल बना के कम से कम थोड़ा सा अ, संस्कारित और व्यवस्थित तो किया जा सकता है, जैसे कि हमारे समाज में आज हाँ। लोगों को किया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। सारे गुंडों की पहचान करके उनको हम्म। ये बताया जा रहा है कि आप अब बैल सांड नहीं रहे, अब आप बैल बन चुके हैं। तो ये गौवंश में भी ये जी लागू किया जाए और जी फिर उसमें जी जो बैल रह जाएगा, तो जी। बैल को अगर कोई उपयोग में लाना चाहता है, देखिए हाँ, तो वो इसके भी आसानी से ले आएगा। कई सारे उपयोग हो सकते हैं। जैसे जी शहरी ग्रामीण क्षेत्र होता है, शहरी ग्रामीण क्षेत्र ये अपने जी देश में काफी बड़ा क्षेत्र है जो शहरी ग्रामीण है। शहरी ग्रामीण का जी जी। मतलब क्या है कि 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर का शहर है और उसके हाँ, बाद का एरिया ग्रामीण है। ग्रामीण है, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो ये जो शहरी ग्रामीण क्षेत्र है या कस्बाई क्षेत्र है,
तो जी कस्बाई क्षेत्र में ये मूविंग कार्ट, मतलब चलते फिरते कार्ट और चलते फिरते इनको दुकानों के तौर पे यूज किया जा सकता है। जी जी, चलती बिल्कुल फिरती ठीक है। दुकानें। जी हाँ, जी आ, हाँ, जी हाँ। अब जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि एक व्यक्ति है जो रेहड़ी लगाता है, और रेहड़ी जी लगाने के लिए वो माल ढो के लाता है, वो खींचने वाला रिक्शा लाता है और ये सब जी ताम झाम जी करता है। जी जी गांव से आ रहा है और शहर की बाजार में या कस्बे की बाजार में रेहड़ी लगा रहा है। जी जी तो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं जो कि आज के समय के अनुसार हैं, क्या बनाई जा सकती हैं? जी हाँ, बनाई जा सकती हैं। अभिषेक जी, इसका उत्तर मैं दूंगा, थोड़ा सा जी जी अलग है। जी। चल भी रहा है, विचार भी चल रहा है, पर हमें थोड़ा सा लार्ज स्केल पे गवर्नमेंट की भी और समाज अरे की भी छोड़िए ना, चिंता। गवर्नमेंट तो मर गई, तो थोड़ी देर के लिए हम बात नहीं करें नहीं, मैं गवर्नमेंट बता रहने रहा बिल्कुल। हूँ की। क्यों 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 चाहिए, और चलो सर आप समाज की लगा लीजिए। हाँ, पहले जो समाज से शुरू जो करते हैं, हाँ गवर्नमेंट हाँ, हम नहीं लाते ओके कहीं ओके भी। ओके, सुन लीजिए, आपने ये बताया, एक तो इन्होंने जो बात ठीक बताई है कि पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जो बछड़ा हो गया तो उसको हाथ से भी और उसको लकड़ी से भी क्रैश कर देते हैं, ताकि उसकी वो टेस्टिकल की ग्रोथ रुक जाए। जी और जी वो टेस्टिकल की ग्रोथ ना हो तो फिर वो फिर बैल वो नहीं बनेगा। पर ये विधि एनिमल हस्बेंड्री के लिए ठीक नहीं है। टेस्टिकल की ग्रोथ भी ये किसान लोग और ऐसे हम करते हैं, हमें भी एडवाइस कर रहा था कि ऐसे कर दो, तो वो है। ये हम एडवाइस नहीं करते, हम एक साल के बाद उसका कैस्ट्रेशन, एक प्रोसीजर है, कैस्ट्रेशन करते हैं। हम्म कैस्ट्रेशन का मतलब इसकी जो हार्मोन की जरूरत बहुत जरूरी है उसकी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो हम्म वो एक साल या इसके थोड़ी सी बाद या कर या सही बाद में, तो फिर कभी कर दो। और उसका हम्म तरीका ये है कि वो बैल को गिरा के, या उसको जो वो सांड है उसको गिरा के, और जी उसका एक कैस्ट्रेटर आता है प्रॉपरली। जी उसमें एक छोटा सा इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको ना पेन होती है ना कुछ और होता है, वो हमारे डॉक्टरों का काम है। जी। वो उसको प्रेस कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और फिर उसको छोड़ देते हैं। अच्छा तो अच्छा। ये ऐसे किया जा सकता है सभी गौशालाओं को में। ज्यादातर लोग, जो कुछ डिपार्टमेंट हमारे हरियाणा में तो ज्यादातर कर दिया है। अब जो आपने समस्या बताई है उसका सॉल्यूशन की बात मैं बताता हूँ। जो आपका जी समाज अगर करना चाहे या हमारे ये इसके तरफ करना है, उसका सॉल्यूशन ये है। जो भी जी गौशालाएं खड़ी हैं, आज काम कर जी रही है, उसमें जी 3 टाइप के जानवर हैं। जी ब्रीडिंग के दो हैं, दो हैं, उसमें से करीब करीब आधाई जनसंख्या में, कोई लंगड़ा है, कोई लंगड़ा है, कोई बीमार है, कुछ कुछ और है। ब्रीडिंग हम्म के मेल भी हैं, ब्रीडिंग के लिए फीमेल भी है। फीमेल जी हमें चाहिए जैसा भी है, वो 20% है कोई पार्टिकुलर ब्रीड की, या 30% है। हम्म मेल हमें वो नहीं चाहिए। तो हम्म हम क्या है, हमें मेल चाहिए। 20 के ऊपर एक चाहिए, 40 के ऊपर दो चाहिए। तो जी वो जी एक पार्ट, जिस गौशाला में मैक्सिमम उस नस्ल की ब्रीड है, उस नस्ल का बहुत अच्छा मेल चाहिए। वो हमें गौशालाओं से नहीं मिलेगा, वो हमें लाना चाहिए जहां से हमें मिल सकता है। जी और जी ये जो जी बाकी मेल हैं, इनको कैस्ट्रेट कर दें। अब जी कैस्ट्रेट करके आपके पास कैपेसिटी है, जी तो क्योंकि इनका गोबर और यूरिन तो वो और भी अच्छा हो गया, तो जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो वहां काम आएगा। और जी ये वहां ही इनका क्या लाइफ होगा, गाय का लाइफ 10-12 साल भी नहीं है। तो हम्म उस मतलब उस उम्र के बाद, तो हम्म वो इसका प्रोडक्टिव भी रहेगा, और वो आगे वो नस्ल जो वो सांड है जो हमने कैस्ट्रेट कर दिया, उसकी हम्म, आगे बढ़ोतरी नहीं होगी। तो नेक्स्ट जी जनरेशन आएगा वो अच्छा आएगा। जी ये जी जी देश लेवल में किया जा सकता है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये करने से आपके जो सड़क पे घूमे उनको भी एक एक गांव अडॉप्ट कर ले, एक जी बार हाँ की जी तो हाँ जी। बात है। जी, हो और ये सकता है, हो बहुत सकता है। बहुत सा आसान तरीका है, गांव जी अडॉप्ट कर लेगा। या शहर हम्म में भी जो घूम रहे हैं, वो शहर भी अगर उनके आप अलग से गौशाला बनाइए, मैं आपको कभी जाके देख सकते हैं। हम्म ये पथमेड़ा गौशालाओं में 11,000 सांड का इस तरीके से गोबर, उससे वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया है। हम्म तो उसकी जब तक लाइफ है दो, लेकिन उसकी नस्ल फर्दर ना आए, क्योंकि वो बिगड़ा हुआ नस्ल का ही है। अभी हम्म हो क्या रहा है, स्पेशली हमारे एरिया में, आपका मुझे पता नहीं है, राजस्थान से सारी ये गाय आती है, बड़े सींगों वाली कांकरेज गाय,
और ये यहाँ दिल्ली तक चरने और जहाँ सब जगह आती है, और जब वो वापस जाती हैं तो वो सारे बछड़े और बूढ़ी गाय छोड़ जाती है रास्ते में। ज्यादातर तो कांकरेज नस्ल के जो मारने वाले ये वो हैं, या फिर ये ज्यादातर क्रॉस ब्रेड वाले हैं, ज्यादा खुखार हैं। तो ये इसका सोल्यूशन ये है। अब आप आपके कैसे करोगे समाज, ये आप सोच सकता है। इसमें हमारे डॉक्टर लोग बैठने की, मैं बहुत सौ को जानता हूँ। ये स्कीम हमने आगे भी डिस्कस की है कि भाई आप कैस्ट्रेशन करने में मदद करो, लेकिन वो डॉक्टर तो कैस्ट्रेट तो कर देंगे अब स्कीम बना के, लेकिन आप उसको आगे कुछ दिन तो पालना पड़ेगा, कहीं शेल्टर देना पड़ेगा ना। और वो शेल्टर जी आसान है, इनको दोबारा से कैस्ट्रेट करके सड़क पर नहीं छोड़ना है। वहां से जी। गांव में एक झुंड बना दिया, वो सारे गांव वाले हेल्प करेंगे, उनको चारा देंगे, पानी देंगे, शेल्टर देंगे, और वहां से जिसको बैल चाहिए ले जाओ। हम्म वो तो मैक्सिमम जाएंगे, क्योंकि उसकी हम्म चॉइस भी है। हम्म भैया अच्छा बैल मिल रहा है तो लाओ मैं ही ले जाता हूँ, जो आपने स्कीम बनाई। तो इसका सोल्यूशन जी ये है। धन्यवाद। हम्म। जी जी, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ समाधान पे क्या हम लोग एक पेपर तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। अगर भाई आप अगर आप हम गौशाला इसको और एक, इनसे मिलके हम एक ग्रुप बना के उसमें ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है कैस्ट्रेट करना। जी तो एक तरफ से शुरू हो और हम कैस्ट्रेट कर दें, फिर उसको रखे कौन, या वही गौशाला रखे, या सड़क पे घूमने वालों को गांव का बंदोबस्त कराया जाए। नहीं, हाँ, इसमें बात तो स्कीम, यहाँ आती है जी। नहीं नहीं सुनिए, इसमें भी एक स्कीम बनाई जा सकती है। ये जो बैल है, कैस्ट्रेट किया हुआ जो बैल है, आ, उस समय तक तो ये गौशालाओं में ही रहेगा, हाँ क्योंकि रखो ना, जब, गौशालाओं हाँ के गौशाला में रहो, लेकिन जो सड़क पे घूम रहे हैं मैं सुनिए उनकी बात कर रहा हूँ। सुनिए, तो एक बैल, आ, एक गाड़ी को, एक हल्की गाड़ी को खींचने लायक कितने उम्र में हो जाता है, कितने उम्र में योग्य हो जाता है? बैल तो 2 साल तीन का साल में। योग्य हो जाता है, 3 तीन साल नहीं, मैक्सिमम मान लो। 3 साल हाँ में मैक्सिमम, 3 साल मान लो, 3 साल में बढ़िया बैल हो हाँ। जाता है। तो 3 साल में एक बछड़ा, हम्म, वो एक बैल बन जाता है। जी तो कैस्ट्रेट करने के बाद 2 साल का समय रहेगा। 2 साल वो किसी गौशाला में रखा जा सकता है, और साथ जी ही साथ वहां पर एक, हमें ऐसी आज के जमाने के अनुसार कुछ गाड़ियों को भी डेवलप करना होगा, जो इन पे बांधी जा सके, जिनको एक सिंगल बैल चला सके। हम्म नहीं, ऐसा है गौशालाओं में तो सब में है, लेकिन आपने जो दूसरा पॉइंट बताया ना कि वो एक रेडी वाला और वो हाँ, नहीं, वो नहीं आज की डेट में पॉसिबल है। क्यों? वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि उसने वो बैल को चारा भी देना है, बैल हाँ को रखना भी है, उसका खर्चा बढ़ रहा है। अभी तो इंजन से चलाए और पेट्रोल का खर्चा ही है, फिर हाँ उसकी केयर का खर्चा बढ़ता है। तो उसको, वैसे भी वो गरीब आदमी है, बहुत यूज हो रहे हैं शहरों में भी, बड़ी बड़ी भारी भारी बोरियां जो एक ट्रैक्टर नहीं खींचता, इतने एक बैल खींचता है। जी हाँ चल जी रहे हाँ, हैं ये होता है। सारे। सिंगल बैल है, हाँ वो पर सांड वो, है। हाँ तो ये स्कीम बनानी नहीं, पड़ेगी। एक एक ये एक हमें बात गौशालाओं ये में आ तो रही हो है, रहा है, एक पर जो गाड़ी हम, होती है, एक गाड़ी जो होती है, एक, जैसे कि हम मान लेते हैं, ई रिक्शा मान लेते हैं। तो ई हम्म रिक्शा 1.5 लाख के करीब का आता है। उसमें हर 3 साल में 50,000 की बैटरी, 40,000 की बैटरी चेंज होती है। और हम्म साथ ही साथ उसके दिन के खर्चे होते हैं, बैटरी उसको रिचार्ज करना पड़ता है, 2 यूनिट के करीब खाता है। तो हम्म ऐसे करके ये करीबन, उसमें भी अच्छा खासा खर्चा है, रिपेयरिंग है और बाकी चीजें। बैल कितना नहीं खाता है नहीं, एक बैल? अभिषेक वो रखना नहीं चाहता, उसके पास जगह नहीं है, बैल को यादव कहाँ साहब रखे। सही फरमा रहे हैं। यादव साहब सही फरमा रहे हैं। हाँ, उसको एक लाख उसको सुनिए हमने तो सुनिए सामूहिक, सुनिए, तो सुनो, उसको उसको हमने, वो ले जाना चाहे वो ले लेगा, हम फोर्स नहीं नहीं कर नहीं, सकते। बात सुनिए ना। अभी हम्म। ऐसे भी रिक्शे वाले हैं जिनके पास रिक्शा रखने की भी जगह नहीं होती, वो चार्जिंग सेंटर बने होते हैं, वहीं पे वो रिक्शे छोड़ आते हैं, और सुबह जाके ले लेते हैं और पूरे दिन चलाते हैं, दोपहर को फिर चार्ज पे लगा देते हैं, फिर इसके बाद रात तक चलाते हैं, और फिर इसके बाद रात को वहीं पे रख के आ जाते हैं। तो इस तो तरह से चार्जिंग, बैल को चार्ज पे लगाओगे। वो चार्ज नहीं, वो चार्ज का मतलब है उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था है, ना ये ना, जो वो समझ गौशाला गया बैल मैं, पाल, चाहे हाँ वो आपका
खर्चा की बात नहीं कर रहे, पर लेकिन बैल को पालन पोषण करने में जो खर्चा है, और वो करना नहीं सजीव चाहते लोग। है साहब, वो सजीव सुमेर है सिंह जी, सुमेर सिंह जी आप भी बोलो। यार खर्चा आप सही कितना, फरमा रहे खर्चे में हो कितना। हाँ, साहब, कोई खर्चा नहीं पूछ रहा। सजीव को निभाना आसान काम नहीं है, निर्जीव को तो जच्चे जब पेट्रोल डाला, जच्चे जब चलाया, नहीं चलाया तो नहीं चलाया। हमारे क्षेत्र में बैलगाड़ी टॉर्च लेके तलाश करोगे तो एक भी नहीं मिलेगी, और ई रिक्शे हर घर में खूब मिलेंगे। अभी अभी हमारे यहाँ मेला लगा, तो मेले में एक ऊंट आया था और एक बैलगाड़ी आई थी। 50 रुपए एक राउंड का, 200 मीटर का चक्कर लगाने के लिए एक व्यक्ति से लेते थे। देखिए, हम जब कोई चीज नई शुरू करते हैं और उसको एक नई मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ जाते हैं, तो वहां पे स्कोप हम बना ले जाते हैं, मार्केट खड़ा हो जाता है। उदाहरणों में देता हूँ, नहीं, असंभव तरीके इको टूरिज्म में इसका प्रयोग है, आप ठीक कह रहे हो, पर इसका कितना? काफी। आप पूरी संख्या देखो ना। इसका कितना इको टूरिज्म में साहब, जो आप बोल रहे हो, और जो आप बोल रहे हो, कुछ लोग वो भी कर लेंगे, कुछ गांव में अभी भी कर रहे हैं, पर आप पूरा सोल्यूशन निकालो कंप्लीट। सोल्यूशन ये है इसमें कि उसमें उसमें क्या तकलीफ है? गांव में हम इकट्ठे पाले उनको जब तक जिंदा है। गांव जैसे वाले गौ- पालने को तैयार नहीं है जैसे साहब। जैसे गौशाला है वैसे पाले। अभी बहुत सारे पशु प्रेमी पैदा हो गए हैं। और ये जो बैल है, बैल जो है, वो बैलों का अभी भी इतना नंबर नहीं है कि वो ह्यूमन पॉपुलेशन को ओवर पावर कर पाए। अगर मानो कि जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ है, तो बैल होंगे 5 करोड़, 3 करोड़। और इससे ज्यादा तो लोग रोड के किनारे रोडे पटरियों में लगा के बैठे रहते हैं। हमने जब चर्चा शुरू की थी तो पहले ही बताया था कि ये प्योर दिल्ली जैसे महानगरों के लिए उपयोगी नहीं है। जहां पे सेमी अर्बनाइजेशन है, कस्बाई क्षेत्रों के लिए मैं इस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ। साहब, ये इस समय जो चल रहा है, एआई का जमाना चल रहा है, वो चीजें बहुत पीछे रह गई सब। अब तो आप प्रदर्शनी में दिखाने लायक चीजें रह गई है। यादव साहब सही फरमा रहे हैं, अब प्रदर्शनी के लिए हो गई ये चीजें। अब आप नहीं, बताइए जो ये सुमेर सिंह जी, नहीं, अभिषेक आपका भी पॉइंट करेक्ट है, ऐसा कर सकते मैं हैं। आपको सुमेर जी ऐसे बताता हूँ कि अभी बताओ। यूरोप में बहुत बहुत सारी बहुत सुनिए बहुत सुनिए, क्षेत्रों में कर सकते हैं, ठीक कह रहे हो। नहीं तो नहीं, बड़े बात मैं शहरों में ये नहीं कह कर रहा हूँ सकते। कि ये सोच की बात है सुमेर सिंह जी। यूरोप में बहुत सारे क्षेत्रों में लोगों ने मोटर व्हीकल से जाना आना बंद कर दिया है, और वो लोग साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शहर बन गए हैं जिनमें कि मोटर जी व्हीकल चलती ही नहीं है। हाँ, तो ये ये हमारे ऊपर है। अभिषेक जी, मैं एक सुझाव दूंगा आपको। इसमें हम्म, ऐसा है, मॉडल तैयार करके, यदि हम मॉडल तैयार करके दे देंगे और धीरे धीरे करके हमारी देखा दुनी भेड़ चाल की तरह लोग चलना शुरू हो जाएंगे, अगर हम मॉडल तैयार हाँ करके दे दें तो। बिल्कुल। तो आपका कहना बिल्कुल उचित है। इसी के लिए एक हमें पेपर तैयार करना होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसमें हमारे जो ब्रजेश जी हैं, ब्रजेश जी भी गौपालन का काम करते हैं। मैं चाहूंगा ब्रजेश जी भी अपने विचार रखें, अरुण जी भी रखें, वो भी प्राकृतिक और प्रकृति के विषय में विचार रखते हैं और वो भी काम कर रहे हैं। अन्य साथी भी, राजवीर सिंह जी भी विचार रखें, अन्य साथी भी विचार रखें जो इनसे इस समय जी। इस समय मेरे गांव में, मैं अपने गांव की स्थिति बताऊं, मेरे गांव में 1000 वोट हैं, और मेरे गांव में 3 जोड़ी बैल हैं इस समय। हम्म। 3 जोड़ी चलो, बैल हैं और पूरे गांव में। जी दूसरों जी को, नए आदमियों को रखने दो विचार है अभिषेक जी। हाँ रखें, जी ठीक है, जी ठीक बोले, जी। ठीक है जी। ब्रजेश जी, अरुण जी, प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, प्रोफेसर अरुण तिवारी जी, राजवीर सिंह जी, मुन्ना राम जी, जीवेश पांडे जी। कोई भी साथी अपना विचार रखना चाहता है तो अपने को अनम्यूट करके बात रख सकता है। अरुण जी, हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मैं मुन्नाराम कोवा से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ से। जी जी। कौन सा जिला है आपका? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा, दांतेवाड़ा, ठीक है। तो जी जी बताइए मुन्ना, सर। मुन्ना जी।
क्या सर अनुभव है हम आपका? जी जी हम लोग का तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है सर। और हमारे घर में, हमारे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आप हर घर में जाओगे तो हर घर में हम्म, आपको 20 गाय या फिर हम्म, बैल भैंस हर घर में मिलेंगे। ऐसा ऐसा घर मतलब नहीं है। वो घर हम्म, कम से कम आपको एक दो दिखने को मिलेगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में हर जगह आपको गाय हम्म, मिलेगा, ऐसा है। लेकिन हम लोग के तरफ जैसे आप लोग बोल रहे हो ना सर, हम्म, वैसा कुछ भी सुविधा नहीं है। जैसे गौशाला हो गया। अब हम्म, गौशाला बोलने से जिला प्रशासन के द्वारा जो योजना के तहत जो है, तो हम्म, ऐसे जगह चल रहा है गौशाला जी जी। जिला प्रशासन के द्वारा। लेकिन हमारे गांव में क्या होता है, जो एक डीरा बोलते हैं सर, जैसे कि गाय गाय कोटा, जो गाय को रखने के हम्म, लिए भी उसका वो नहीं है। हम्म, जी जी। गाय कोटा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 6 महीना हम लोग गाय चराते हैं सर। गाय मतलब हम्म, सुबह छोड़ते हैं गाय को बाहर, हम्म, मतलब जंगल या फिर कहीं हम्म, पार पार में घुमा के उसको चारा खिला के शाम को रिटर्न लाते हैं। जी। तो हम लोग बस एक ही चारा करवाते हैं सर। और दूध दूध का हम्म, नहीं, बस बहुत कम लोग। हाँ, हम लोग सिर्फ खेत और गोबर हम्म, के लिए उपयोग करते हैं सर गाय का सबसे ज्यादा। अच्छा, मतलब खेती के लिए और गोबर के लिए उपयोग जी करते हैं। जी जी हाँ, जी। बहुत बढ़िया। तो आपका नंबर क्या है? मेरा नंबर सर 6264 02 सिक्स नाइन टू सिक्स जीरो फोर सिक्स है सर। 6264 आगे। 02 02 6264 02 96 96 जीरो आगे फोर 04। सर तो 62। 64029604। जी ठीक है ना? जी जी सिक्स टू भाई सिक्स साहब फोर अपना जीरो टू नंबर चैट नाइन बॉक्स सिक्स में डाल जीरो फोर दीजिएगा, मैं भी नोट कर लूंगा जी। और भी सब लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए, यहीं से बात निकल के आई जो मुन्ना राम जी ने बोला। अभी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे अभी परंपराएं चल रही हैं और चीजें इतनी विकृत नहीं हुई हैं, लेकिन बहुत जगह में खराब भी हो गई हैं। तो अभी हम जो परंपराएं जीवित हैं उनसे सबक लेते हुए और उनको पुनर्जीवित करने के लिए जहाँ पे वो खत्म हो गई हैं उनका हम प्रयास कर सकते हैं। मान लिया एआई आ गई, आपको मैं बताऊं एआई का जो सबसे ज्यादा खतरा आने वाला है वो आएगा मनुष्य पे, ना कि जानवरों पर। क्योंकि एआई जो है वो कहीं ना कहीं हमारे रोजगारों के ऊपर बैठा है। मशीनें तो पहले ही बैलों को बेरोजगार कर चुकी हैं, अब मनुष्यों की बारी है। तो अभी एआई पे हम लोग चर्चा ना करें, अभी बात करें कि ये जो गाय और बैल वाला मामला है इसमें क्या किया जा सकता है और हम क्या ऐसा करें जिससे कि समाज में कुछ एक नया एक सोल्यूशन जाए और चीजें थोड़ी बेहतर हों। क्योंकि अभी मुन्ना जी ने जो बात बताई, जहां पर बैलों की उपयोगिता है, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो दूध को भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता। बोला ना, सभी के सामने बोला। तो बैल और गोबर, यही दो चीजें मुख्य हैं। गोबर का क्या काम है? वो फ्यूल का काम करता है। और साथ ही साथ जो अ, बैल है वो श्रम का काम करता है। गाय जो है वो दूध दे देती है, वो उसे जिसको लेना होता है वो ले लेता है। तो ये एक्चुअल जो नेचर की व्यवस्था है ये कुछ ऐसी है। लेकिन जो आज की परिस्थिति जन्य व्यवस्था है जिसको हम बना रहे हैं या हम बिगाड़ रहे हैं, तो उसमें आ, क्या करके इसको नेचर के, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो प्रयास है वो है कि नेचर के कैसे करीब आए, हम प्रकृति आधारित व्यवस्था कैसे बनाएं। तो हमारा डायरेक्शन भी वही रहेगा ना। जो हो रहा है या जो दूसरी तरफ से हो रहा है, जो भौतिकवादियों की तरफ से हो रहा है, वो उस पे हम क्यों अपना दिमाग खराब करते हैं? वो जो कर रहे हैं, जो उनकी कैपेसिटी में वो कर लें, और जो हम कर सकते हैं वो हम करेंगे। ये बात है। तो हमारे अरुण तिवारी जी, पलामू से मैं आग्रह करूंगा। आप प्रोफेसर हैं, आपने बहुत काम किया है और प्रकृति विश्वविद्यालय जैसे अच्छे सोच और संकल्पना पे काम कर रहे हैं। तो अरुण जी बताएं कि ये क्या क्या समाधान है और ये कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। आदरणीय अरुण जी।
हाँ, तो शुभ रात्रि, जोहार जी जी। बात जी अरुण सुनाई जी पड़ बोले। रही है आप लोगों को ना? बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। बिल्कुल। बिल्कुल मैं स्पष्ट। जी जी जी, सबों को जोहार। अभी जो चर्चाएं हो रही है, बकरी पालन, गौ पालन, भैंस पालन या सुअर पालन, ये सारी स्कीम से भी लोग जो है सो अनुसार गौ पालन, भैंस पालन ये कर रहे हैं। और नीड है, प्रकृति नदी का ईड है। दूध चर्बी गाय जो देसल की गाय है, उस दूध में जितनी पौष्टिकता है, जितना स्वादिष्ट है, वो इधर जो है जो नस्ल के गाय हैं, जो फार्म के गाय हैं, उसमें नहीं मिल पाती है। हम जहाँ पर रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, हम गौशाला का यहाँ पर जो है सो चेयरमैन है। हमारे झारखंड में प्राय सभी जिला में गौशाला है। श्री गौशाला मेरा पलामू में भी है, पलामू यहाँ कमिश्नरी है, इसमें 3 जिला पड़ता है। और तो हमारे पास करीब करीब 154 देसी नस्ल के गाय हैं। वो ऐसी गाय हैं जो ये मान के हैं कि जो है या जिसकी बिक्री लोग पालते हैं, और जब दूध देना बंद कर देती है तो लोग जो है हमारे यहाँ ऐसे बोल रहे हैं कि उसको बुचड़ खाना में जो है सो भेज देते हैं लोग। या बहुत सारी गायें जो है हमारे यहाँ घूमती रहती है, दूध लोग गाय देसी नस्ल की। या पानीपत सुन्नी खान है हमारे, ब्रिगेडियर साहब खुद हरियाणा से बिलोंग। मैं करनाल में रहकर बहुत प्रोडक्शन सेंटर को मैं देखा हूँ, मैं जानता भी हूँ। लेकिन अभी जो चर्चा हो रही थी भैंस की, गौ की, बकरी पालन की, तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप नेचर के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं, आप सब लोग प्रकृति के साथ, आपको ठीक है, लोगों को ठीक रखना है, अपने को स्वस्थ समाज बनाना है, और देसी की हो रही है, स्वदेशी ही अपना है, अपना उनकी दूध में जी कीटनाशक के साथ साथ मैं तो जानता हूँ अभी तक मुझसे कैंसर जैसी बीमारी को भी रोकथाम कर सकते हैं। दूसरी ओर है बकरी, बंगाल नस्ल में पाला हूँ, तो ब्रीफ बीफ की वो बकरी है, लेकिन बकरी का मल जो है, अब बकरी का दूध के दिनों में पीने में ठीक नहीं लगेगा, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन बकरी का दूध को अगर नहीं तो 200 ग्राम भी पिया जाए खाली पेट में सुबह, ताजा, मैं तो दावे के साथ शरीर का दर्द जो है खत्म हो जाएगी। जहां तक ये बात है कि उससे केचुआ खाद, आज के समय केचुआ खाद, जितने भी कीटनाशक दवाएं हैं खेती के लिए या अन्य बीमारियों के लिए, मूत्र से बनाया गया ये चीज है। अगर बनाना चाहे, मैं काम कर रहा जी अरुण जी, PhD आपकी में, आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। आ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपने लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, कुछ चीजें जी बहुत महत्वपूर्ण बताई। आ, जी बलदेव जी, वो आप बात रखिए। अरुण जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, हम लोग सुन नहीं पा रहे। बलदेव जी। बलदेव जी। जी बलदेव जी। जी जी
आपका आवाज आ रही है बलदेव जी? हाँ जी, आ रही है जी। जी, आप आ रही। बोल क्यों नहीं? हाँ, आज जी, आज का विषय है। अभी अभी हिमाचल में गाय, बकरी या फिर भैंस, इनमें से कौन से पशु पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और किस पर अच्छा काम हो सकता है या किया जा रहा है? यहाँ हिमाचल में वैसे तो हम्म, गाय जो अधिकांश लोग गाय पालते हैं, हम्म, बकरी भी पालते हैं, क्योंकि यहाँ क्योंकि जो गद्दियों का जो ऊपर हिमाचल में जो ऊपर एरिया है, पहाड़ी हम्म, पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ बकरियाँ ज़्यादा, बकरियाँ और भेड़ें। तो बकरी पालन का भी है, परंतु अधिकांश लोग जो गाय पालते हैं, भैंस भी पालते हैं बीच बीच में। तो परंतु भैंस इतनी नहीं है जितनी गाय है। तो गाय जो हमारी अब तो, क्योंकि जर्सी ने काफ़ी स्थान ले लिया देसी के स्थान पर, जर्सी गाय आ गई, क्योंकि विशेषकर ये एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट है, उसमें इंजेक्शन के द्वारा वो मतलब ब्रीड तैयार करते हैं। तो मतलब वो अब ज़्यादातर मतलब जर्सी गाय जो है वो आ गई है मार्केट में। लोगों के घरों में जर्सी गाय ज़्यादा संख्या में है। अपने हिमाचल में भी देसी गाय है, बड़ी अच्छी गाय है। और परंतु धीरे धीरे जो है वो देसी के स्थान पर जर्सी जो है वो आने लग गई है, आने लगी कि आ गई है लगभग। तो बाकी ब्रीड तैयार करने के लिए पहले तो क्या था कि एनिमल एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल में गाय सांड भी रखे जाते थे, बैल। परंतु अब वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब केवल मात्र इंजेक्शन पर ही सारा चला हुआ है, और उससे जर्सी ब्रीड जो तैयार हो रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि गाय, बकरी और भैंस, तीन पर चर्चा हो रही है आज। तो मुझे लगता है कि गाय जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि गाय के दूध में मतलब स्वर्ण की मात्रा है। वैसे हम गाय को गाय का वैसे बड़ा वैज्ञानिक महत्व भी है और धार्मिक महत्व भी है। तो इसलिए गाय जो है उसके दूध में क्योंकि उसके जो कुंभ होता है, उसका उसमें स्वर्ण की एक नासिका होती है, नाड़ी होती है, स्वर्ण नाड़ी। और वो सोना, उसके दूध में सोने की मात्रा जो है वो ज़्यादा संख्या में आती है। तो इसलिए गाय, देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, देसी गाय जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। और वैसे धार्मिक दृष्टि से भी हम उसमें 33 करोड़ देवताओं का निवास मानते हैं। उसके अपने गोबर में लक्ष्मी है, और मूत्र में मूत्र में भी मतलब उसमें उसकी सोने की मात्रा है। तो इसलिए गाय का मूत्र जो है उसको, वैसे हम पंचगव्य, धार्मिक दृष्टि से जैसे, तो पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी और मूत्र, ये जिसको पंचगव्य मानते हैं। और देवताओं को भी पंचगव्य से स्नान करने की यहाँ प्रथा है। तो मैं समझता हूँ कि गाय, जो देसी गाय है, उसका पालन, उसको विशेष महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी उसका गाय का दूध और घी और उसका दही और उसकी छाछ, ये बहुत ही उपयोगी है और स्वस्थवर्धक है। तो इसलिए यहाँ तो परंपरा गाय पालने की है। और मैं ये भी मैं सुझाव देना चाहूँगा कि भैंस को तो हमने राक्षस के रूप में माना है। महिषासुर महिषासुर के से उसकी ब्रीड उत्पन्न हुई है। तो भैंस का तो यहाँ प्रचलन बहुत कम है। वैसे भी हम तो ये मतलब मैं ये सिफारिश करूँगा कि गौपालन जो गो है उसको ही विशेष महत्व दिया जाए। हाँ, बकरी का दूध भी स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। बकरी का दूध, उसमें उसमें ऐसी मात्रा है कि उसमें अनेक बीमारियों को दूर करने का उसमें है, और दवाई के रूप में है बकरी का दूध। परंतु बकरी पालन जो है वो बहुत कम है यहाँ। यहाँ विशेषकर गौपालन ज़्यादा है। तो मैं तो ये मतलब सिफारिश करूँगा कि गौपालन के लिए ही विशेष मतलब महत्व, उसको महत्व दिया जाए, क्योंकि गाय जो है वो देवता के रूप में है। उसके दूध में, उसके घी में, उसके मूत्र में, उसके गोबर में जो मतलब एक शक्ति है, जो कोई परमाणु है, तो वो भैंस में नहीं है, बकरी में नहीं है। तो मैं विशेषकर गौपालन को विशेष महत्व दूंगा। और सभी सभी लोग से निवेदन करूंगा कि गाय पालन पर विशेष ध्यान दिया जाए। हाँ ठीक है, जो लोग बकरी पालते हैं बकरी पालें, भैंस पालने वाले भैंस पालें, परंतु गाय गोपालन के लिए विशेष जो है वो मेरा सुझाव है। नहीं धन्यवाद। नहीं, इसमें ये सुझाव तो अच्छा है,
लेकिन जब तक हम आर्थिक तौर पर गाय को और बछड़े को प्रॉफिटेबल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सच बात है। समाज की सोच कैसे चलती है? समाज की सोच ऐसे चलती है कि प्रॉफिट कहाँ पर है। समाज को प्रॉफिट दिखा ट्रैक्टर में तो ट्रैक्टर ले आया, समाज को प्रॉफिट दिखा यूरिया में तो वो यूरिया का इस्तेमाल कर रहा है, समाज को सोच दिखा कि हमें जो है पेड़ों को काटना है तो वो पेड़ों को काट रहा है। प्रॉफिट ड्रिवन सोच है हमारी, और ये कोई नई नहीं है, ये जरूरतें हैं लोगों की, इसलिए प्रॉफिट और लाभ और फायदे और पैसे की बात आती है। तो अगर हम वाकई इस पे कुछ काम कर रहे हैं तो हमें समाज की सोच बदलने पे काम करना है, और सोच बदलने के लिए इस तरह का कैसे हम मॉडल बना सकते हैं। अब जैसे आ, ये एक बैल जो अभी आज समाज के लिए बिल्कुल बेकार हो चुका है, बछड़ा, बैल नहीं बोल रहा हूँ, बछड़ा, 1 साल में उसको बधिया करके और 2 साल तक उसको खिला करके यहाँ पर एक उसके साथ एक ऐसी गाड़ी बांधी जाए कि वो उसको खींच करके अपने से 5-7 किलोमीटर दूर किसी भी मार्केट में जाए और वो चीजें उसमें कोई व्यक्ति बेचे, जिसके माध्यम से वो दिन में 1,000 रुपए कमा सके। तो 1,000 रुपए अगर कमाएगा तो वो 100 रुपए बैल को भी खिला देगा, 100 रुपए बैल को खिलाएगा। और एक ऐसी व्यवस्था की बैल को पालने और संभालने की जिम्मेदारी उसकी जो है सीमित रहे, पूरी तरह ना रहे कि वो बैल पालन में ही लग जाए, सीमित। तो ऐसी व्यवस्थाएं कि ये जो आज गौशालाएं बनी हुई हैं तो बैलशालाएं बने और बैल लोग ले जाएं और बैल की गाड़ियां ले जाएं, क्योंकि मैंने देखा है लोग जो होते हैं ठेले ले जाते हैं किराए पे, और वो ठेले को दिन भर उसको चलाते हैं, उसमें सामान बेचते हैं और शाम को वहां जमा करके चले जाते हैं। आ, मैं आप लोगों को अपने अनुभव बता रहा हूँ कि लेबर मार्केट में जब लेबर को काम नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, वो जाता है सब्जी मंडी, और सब्जी मंडी में जो ठेकेदार होते हैं, जो बड़े व्यापारी होते हैं, उनसे बोलता है कि भाई हमें 500 का माल दे दो, मैं दिन भर बैठूंगा बेचूंगा और शाम तक जो भी आएगा उसमें जितना बिक जाएगा उतने का हिसाब किताब करके और बाकी आपको देके चला जाऊंगा। लोग इस तरह से तिकड़म करके, इस तरह से वो करके और अपने गुजर बसर कर रहे हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारे तरीके हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, और हम एक्शन ना कर पाए तो कम से कम प्लान ऑफ एक्शन तो दे पाए, ये इस बारे में एक बात विचार। एक्शन अगर हम नहीं भी कर पा रहे हैं तो पहला उसका प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन का मतलब कार्य योजना, अगर हम कार्य योजना भी पहले चरण में बना के रख लेते हैं तो भी उसके आधार पर कुछ नए मॉडल खड़े करने में आसानी हो जाएगी। हमारी जो चर्चाएं हैं सार्थक तभी होंगी जब इन सभी का डॉक्यूमेंटेशन और इनका सबका सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से इनको हम योजनाओं की शक्ल के रूप में देते जाएंगे। आप सभी लोग इतने महत्वपूर्ण हैं, आपके अनुभव महत्वपूर्ण हैं, तो इनको कार्य योजनाओं के रूप में, इनको चर्चा अनुभव के रूप में संकलित करने का हमारा प्रयास है, और उसी को फिर जमीन पे उतारा जाए। और ये जो छोटे छोटे सेंटर बनाए जा रहे हैं और आप लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि आप सभी लोगों के प्रोजेक्ट जो ब्लॉक एडॉप्शन, विलेज एडॉप्शन के तहत आप लोग बता रहे हैं, तो उनमें इन अनुभवों को जोड़कर और विशेषज्ञों को जोड़कर उससे आपको आर्थिक लाभ और साथ ही साथ जो वर्तमान समय में प्रकृति और समाज और सोच और जो मानवता पे जो संकट खड़ा हुआ है उससे बचने के कुछ अ, सटीक उपाय निकाल करके और समाज की वर्तमान सोच को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। तो अभी कुछ साथी बचे हुए हैं, ब्रजेश कुमार प्रसाद जी बलिया से, हमारे धनंजय सिंह जी उन्नाव से, और डॉक्टर सुभाष नलंगे जी हमारे कोऑपरेटिव के प्रमुख, जो कोऑपरेटिव विषय को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं और जिनका नारा है कि हम कोऑपरेटिव के माध्यम से स्वराज लाएंगे। तो मैं आग्रह करूंगा
डॉक्टर सुभाष नलंगे जी से कि ये जो आज का विषय है इस पे थोड़ा आप अपना अनुभव, जो आपका एक सुनहरा अनुभव है, उसको थोड़ा सा बताएं ताकि उसको भी जोड़ा जा सके और इस पर एक विस्तार से योजना जो बनाई जा रही है उसमें इसको और अच्छा किया जा सके। डॉक्टर सुभाष नलंगी जी। नमस्कार सभी, नमस्कार। हम तो कोऑपरेटिव के माध्यम से सभी पशु के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, हम तबीयत ठीक है। हाँ, आवाज बहुत हम धीमी है। थोड़ा साउंड कम किया था मैंने। एक मिनट। अच्छा हम जी। लोग तो महाराष्ट्र में अभी सभी कोऑपरेटिव के माध्यम से सभी गाय, बैल, बकरी, साउंड कट रहा है। हाँ, वो नेटवर्क का कुछ इशू है आवाज उनके साथ। नेटवर्क चला गया है, वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। जी जी नेटवर्क चला गया है। वो अभी डिस्कनेक्ट है। धनंजय जी जी, ब्रजेश जी। सर सर मैं जी एक बात रखना चाहता हूँ सर। हाँ सर हाँ, बोलिए मुन्ना जी। सर जी 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 सर बोलिए। मैं अभी भी सर मेरे को यहाँ पर, मैं तो ग्रुप में ज्वाइनिंग हूँ और जो मीटिंग भी अटेंड किया हूँ, लेकिन मैं इसका प्रोसेस क्या है और सबके बारे में मेरे को अभी भी नहीं पता सर। मेरे को इतना मालूम है कि मेरे को किसी सर ने, कोई सर ने मतलब एक ग्रुप में मैसेज डाला था कि मैं उस ग्रुप में मैं उसको पढ़ के कि एक आप कमेटी बनाओ, 30 लोग की कमेटी बना के आप मतलब जो भी है, जैसे जो 1000-1200 जो भी है, आप सदस्यता के लिए मतलब एक जिला स्तर हो गया या फिर ब्लॉक स्तर, ग्रामीण स्तर, या फिर उसमें एक अकाउंट खोल लो, ऐसा करे सर। इससे मतलब क्या होता है क्या नहीं, वो सब के बारे में बिल्कुल ही मालूम नहीं सर। जब पता होगा मेरे को तभी मैं लोगों को बता सकता हूँ ना। अच्छा अच्छा। नहीं, ये सब के बारे में। जी जी, ये अकाउंट का तो मुझे भी नहीं मालूम ये किन्होंने मैसेज दिया, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये है जी विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम। आप जहाँ पे जी रह रहे हैं, जिस गांव जी में रह रहे हैं या जिस शहर के वार्ड में रह रहे हैं, वहां पर आप जो काम कर रहे हैं उस काम को बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसको किया जा सकता है अगर आप मिल के काम करते हैं। अगर जी आपका क्या कारोबार क्या है, कृषि करते हैं या अन्य कोई जी जी कारोबार? कृषि हाँ, कृषि कृषि करते हैं। करते हैं सर। तो अब जो जी कृषि करते हैं, तो अगर कृषि में आपको विशेषज्ञों का साथ मिलने लगे और उनसे आपको अनुभव मिलने लगे, उनसे आपको ज्ञान मिलने लगे, तो कैसा रहेगा? आपकी कृषि अच्छी हो जाएगी, यस सर। उत्पादन आप अच्छा कर पाएंगे जी जी और जी चीजों को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। तो अब कृषि जी में क्या है? कृषि में है एक तो कृषि, दूसरा है पशुपालन और तीसरा है जी वृक्षारोपण। हाँ, जी जी ये तीन विषय आ गए। फिर इसके बाद जी सेवाओं वाला विषय आता है। तो सेवाओं वाले विषय में बहुत सारे विषय हैं, लेकिन तीन विषय ही अपने आप में इतने विस्तृत विषय हैं कि इनसे बहुत सारी चीजें सही हो सकती हैं। तो अभी जी जी यहाँ पर विशेषज्ञों के ज्ञान के माध्यम से आपको कैसे हम मजबूती दे सकते हैं, आपके विचारों को और किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, एक तो ये प्रयास रहता है। और साथ जी ही साथ जो भी आप अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, या तो कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लोग अपने अपने जो विशेषज्ञ हैं उस विषय के, उनसे आपको जोड़ करके आपको उस काम करने के लिए जो आवश्यक जानकारी है, आवश्यक सूचनाएं हैं, आवश्यक जो योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं, इन सब चीजों की जानकारी देने का, सहयोग देने का प्रयास करते हैं। जी जी और साथ ही साथ अगर आप सामाजिक क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं तो उसको आपको वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, स्थानीय
जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ जोड़ करके आपको सामाजिक तौर पे भी मजबूती देने का प्रयास करते हैं। तो ये दो तीन विषय हैं। जी जी समझ में आया ना? जी हाँ बिल्कुल सर। हाँ, तो अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ के हैं, तो आपने बोला मैं दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ का हूँ। तो अब ये दांतेवाड़ा जी छत्तीसगढ़ नोट कर लिया। अब आप बताएं कि आपका गांव कौन सा है, आपका ब्लॉक कौन सा है, या तालुका कौन सा है, आपका कौन जी सा गांव है? नागुल है सर। ग्राम पंचायत नागुल, जिला दंतेवाड़ा, और ब्लॉक गिदम। नागुला है। नागुल सर, नागुल। नागुल। जी नागुल। हाँ, नागुल। जी जी। और ब्लॉक कौन सा है? गिदम। बीदम। गीदम गीदम या सर, बीदम? गीदम गीद गीदम। जी गीदम। ठीक है। ओ- तो अब यहाँ पर जो दांतेवाड़ा में जो हमारे साथी हैं, जो आपके आसपास के जिलों में जो साथी हैं, उनके उनसे कनेक्ट करके और चीजों को उनके माध्यम से, और साथ ही साथ जो वहाँ पे सरकारी योजनाएं हैं या सरकारी स्कीमें चल रही हैं उनके माध्यम से, और वहाँ के लोगों के माध्यम से आपको मजबूती देने का प्रयास किया जाएगा। तो ये एक विषय है जिस पर हम लोग सप्ताह में काम करते हैं। 4 दिन, जो 4 दिन होता जी है जी वो आर्थिक विषयों पर हम लोग बात करते हैं, और 3 दिन हमारी सोच और हमारा स्वास्थ्य और हमारी शिक्षा कैसे बेहतर हो उस पे हमारा फोकस रहता है, उस पे हमारा बात होता है। तो ऐसे अच्छा 7 दिन के कार्यक्रम 8:15 बजे से 9:30 बजे तक चलाया जाता है। और अभी पूरे देश के लगभग 324 या 25 ब्लॉक में हमारे साथी हर जगह 2, 4, 5, 10, 20, 50 ऐसे बन चुके हैं। जी तो जी इसी क्रम में आप आज हमें मिले, और आपको जो आपके विषय हैं, जो आपके विचार हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उन पे चर्चा सभी लोगों के मध्य की जा सकती है और वहाँ पे विचार रखे जा सकते हैं। तो जी डॉक्टर सुभाष नालंगे जी, आप कुछ बोल रहे थे। डॉक्टर सुभाष नालंगे जी। हाँ, थोड़ा रेंज गया था मेरा। तो आपका नेटवर्क हम सही नहीं लोग, है। हाँ ठीक है, मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज टूट रही है, ब्रेक हो रही है। आज ऐसा करते हैं, आप रेस्ट करिए क्योंकि आप नेटवर्क सही में नहीं है। हाँ। अ, हाँ हेलो अभिषेक सर। हेलो। जी जी, हेलो सर। बोलिए बोलिए सर और बोलिए। भी, हाँ और भी बात है सर। देखो मेरे हाँ, वो मतलब, हम अलग से करेंगे क्योंकि यहाँ पे और भी 14 लोग जुड़े हैं ना, तो अच्छा हम लोग अच्छा। अलग से करेंगे। नंबर मैंने आपका ले लिया है, मैं आपको फोन करूंगा। ठीक, कल बात ओके ओके, करेंगे। कल थैंक यू सुबह सर, बात। थैंक। ओके। और अब मैं ब्रजेश जी और धनंजय जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पे कुछ विचार रखने हो तो रखिए। हमारी गांव संतोष। कट 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 के जा रही होगी। जी जी। आ, हमारे क्षेत्र में तो गाय और भैंस दोनों का काम हो रहा है, लोग कर रहे हैं अपने स्तर से। हम्म और जिसमें बीच में कुछ समस्याएं आई हैं। गाय के लिए गाय लोग रखते थे, छोड़ देते थे, लेकिन अब ऐसा चलन में आ रहा है कि लोग देसी नस्ल की अच्छी गाय रखना चाह रहे हैं जो दूध ज्यादा देने वाली हो। हम्म और उस पे लोग काम कर रहे हैं। हम्म, बकरी का भी अभी जो सरकार की स्कीम है ये एनएलएम वाली, इसके माध्यम से काफी लोगों ने प्रशिक्षण लेके जी। और काफी लोग बकरी का भी काम कर रहे हैं। आपका लेकिन कौन गाय सा ब्लॉक है? गाय तो गाय भैंस हर घर में लगभग जो आप, किसान ही काम करते हैं। आपका धनंजय जी कौन सा ब्लॉक है? हमारा ब्लॉक मियागंज पड़ता है, उन्नाव जनपद। कौन सा? कौन सा? उन्नाव का मियांग ब्लॉक। मियागंज। हाँ मियागंज, हाँ? मियांग। हाँ। अच्छा, मियागंज। और जी, जी जी। अभी तो इस क्षेत्र में मतलब काफी मतलब डेयरी काम कर रहे हैं। नशे नमस्ते इंडिया है, ज्ञान है, ज्ञान धारा है, हम्म, अमूल के भी काम कर रहे हैं। मतलब
काफी दूध मात्रा में मतलब यानी अपने गांव में कंज्यूम होता है और काफी शहर के लिए भी जाता है। लोग मतलब गाय भैंस का भी दोनों का मिक्स जाता है, कोई गाय का अलग ले जाता है, मतलब अलग अलग डेयरी में अलग अलग काम चल रहा है। तो मतलब ऐसा काम चल रहा है हमारे यहाँ। और सरकार की जो अभी गाय नंदनी वाली आई है, हमने अपने स्तर से 50-60 किसानों को भरवाया है। बहुत बढ़िया। तो खरीद इसमें खिलाएंगे तो देसी नस्ल की अच्छी गाय की योजना जो है। जी जी, जी अभी इस गाय और पशुओं के विषय पे जो हमारे साथी हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनसे भी विचारों का आदान प्रदान आप कर जी, सकते हैं। नंदनी वाली गाय नहीं चल रही कृषक योजना। जी। समय जी हो जी चुका है। किसी साथी को मैं आखिरी में गोपाल जी से बोलूंगा कि इसका समापन करें। और गोपाल जी। जी नमस्कार। हाँ। मैं तो yes। मात्र इतना ही कहना चाहूंगा कि वैश्वीकरण एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के कारण विशेष रूप से श्रमिकों के ऊपर में जो प्रभाव पड़ा है और खेतीहर मजदूरों के ऊपर में जो प्रभाव पड़ा है, गौवंश का के ऊपर में जो प्रभाव पड़ा है, उन सबों का नियोजन की कार्य योजना एवं उसका क्रियान्वयन, इसकी आज परम आवश्यकता है। क्योंकि यह जो क्षेत्र है यह असंगठित क्षेत्र है। इस असंगठित क्षेत्र के ऊपर में विशेष रूप से काम करने की आवश्यकता है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करना है और वैश्वीकरण को जो करना है वो तो कर ही रहा है। वो तो सारा अमीरों के लिए है, वो तो अमीरों को और अमीर बनाने के लिए है। लेकिन इसके कारण जो बढ़ती हुई खाई है और ये जो असमानता का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है, तो इसको साधने के लिए संतुलन बनाने की आवश्यकता है। और इसी के लिए प्रोजेक्ट बनाने की, कार्य योजना बनाने की और उसको जमीनी जो है जामा पहनाने की आवश्यकता है। और यही हमारे वर्तमान स्थिति में आसन्न चुनौतियां हैं। तो इसको लेकर के जो सजग नागरिक हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, जो चिंतक हैं, उनको इस बात पर चिंता करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और एक्शन प्लान बना करके जमीन पर उतारने की जरूरत है, जिससे कि कोई भी जो श्रमिक है वह बिना कार्य के ना रहे, वो बेकार ना रहे, वो बेरोजगार ना रहे, वो भुखमरी का शिकार ना हो, वो आत्महत्या का शिकार ना हो। ठीक इसी तरह से जो अभी चर्चा हो रही है गौवंश की, तो गौवंश में जो मतलब बैल है या बछड़ा है, तो इसका जो नियोजन है, इसकी जो उपयोगिता है, वह उस पर काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सरकार की योजनाएं निष्प्रभावी है इस क्षेत्र के ऊपर में। उसका ध्यान जो है केवल और केवल अपना वोट बैंक है। तो इसलिए उससे इतर अलग हट करके हम लोगों को जो वर्तमान स्थिति में आसन्न चुनौतियां हैं, उनके ऊपर में विशेष रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल जी, समय हो चुका है। अब हम लोग बाकी चर्चा कल करेंगे। आप सभी को धन्यवाद। और कल हम लोग मिलते हैं। कल का विषय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। किस तरह से CSC कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए और उसके पीछे किन लोगों ने काम किया था और उनके क्या उद्देश्य थे और कैसे वो सफल हुए और कैसे वो पूरे देश में पहुंचे। उसी के जो एक प्रमुख व्यक्ति हैं श्वेतांक जी, वो कल इस पर बात रखेंगे। और अनमार्केटेड पे ही कल बात होने वाली है। तो कल हम लोगों का आप सभी लोग जुड़िए और थोड़ा सा एक इसके नए डायमेंशन पे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। अगर किसी को और कोई बात करनी है तो रिकॉर्डिंग मैं बंद कर रहा हूँ, इसके बाद बात कर सकता है।